हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे होता है। मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ा चैप्टर का फर्स्ट हाफ, उसमें से इतना बताया गया कि अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने में, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो चुका है। वी मस्ट थिंक अबाउट कंजर्वेशन। हमें कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें कंजर्वेशन के बारे में सोचा तो गया है, पर वो उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हम ये चैप्टर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाएंगे। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं। मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें ये इंटरलाइज नहीं हो पाता कि कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। कंजर्वेशन जो है, इसे हमें एक मोरल ऑब्लिगेशन की तरह पढ़ना है। पढ़ना ज़रूरी है इसे हमें एक मोरल ऑब्लिगेशन की तरह। जैसे कहते हैं ना, वो बड़ों का आदर करो और छोटों से प्यार करो, कुछ इसी तरह हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, कब कौन सा जानवर खतरे में है, तभी तो कंजर्वेशन हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, फिशरीज टू आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। मतलब इसके बेनिफिट्स भी हैं यार। इन्वायरमेंट हरा भरा रहेगा तो किसको अच्छा लगेगा? हम ही को अच्छा लगेगा। और पॉल्यूशन भी कम होगा। और डेफिनेटली हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ओमनिवोरस हैं। हम यही सब तो खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स खाते हैं, फिशरीज। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करनी हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसे प्रोटेक्ट करना। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया। जो मतलब अब हम वो पढ़ेंगे जो कंजर्वेशन मेथड्स लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो इसमें 1972 में एक एक्ट बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें पहली बार हम जागे थे अपनी नींद से और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट में क्या था, कई सारे प्रोविजंस लाए गए थे वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कि जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है। वाइल्ड लाइफ को तो हम तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना जब उनका घर हमारे पास रहेगा घर। जब उनका घर ही नहीं है तो वाइल्ड लाइफ रहेगी कहाँ? तो इसके हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए कई प्रोविजंस लाए गए थे। और इंडिया में जो है, पहले तो देखा गया कि कितनी स्पीसीज़ खतरे में है, थ्रेटेड लिस्ट में कितनी स्पीसीज़ हैं। सबकी एक लिस्ट बना के पूरे देश में लागू कर दी गई कि इसकी प्रोटेक्शन करनी है हमें। और ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ थी, इनको भी बचाया गया हंटिंग और ट्रेडिंग को बैन करके। मतलब तस्करी को और इनके हंटिंग को बैन करके बचाया गया। जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें 1980 और 96 में कुछ बटरफ्लाईज, मॉथ्स और बीटल्स, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी इसमें ऐड किया गया, कि इस लिस्ट में ऐड किया गया कि इसे भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। और फाइनली 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी इसमें ऐड किया गया। ये जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी ऐड करने में, ये 6 स्पीसीज़ को सबसे पहले ऐड किया गया था कि हम प्लांट्स को भी अब प्रोटेक्ट करेंगे। अब है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए ही बने थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। वैसे तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी वैसे जब मैंने चैप्टर पढ़ा तो मुझे भी इसमें डिफरेंस पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए इसके बीच में डिफरेंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये एक नेचुरल है, मतलब ऐसे जानवरों का नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो पहले से ही पाए जाते हैं, उसको गवर्नमेंट रिजर्व कर देगी कि इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, इसकी देखभाल होगी। मतलब उसकी फेंसिंग कर देगी बहुत बड़े एरिया को। ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। और इसमें रेस्ट्रिक्शंस, मतलब लोगों के आने जाने पे बैन, ये सब बहुत कम रहता है। और इंडिया में 566 पाए जाते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये कुछ जगह को लेके वहाँ पे फॉरेस्ट बनाया जाता है और ये पूरे इन्वायरमेंट, पूरे वहाँ के इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट।
और इसमें कोई फेंसिंग नहीं की जाती, इसमें रेस्ट्रिक्शन तो रहते हैं, तो बस थोड़े रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। जो अंदर के लोग हैं ना, अंदर के जो वहाँ के कम्युनिटी जो वहाँ रहती है, उसके लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो तो अंदर आ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी क्या, वहाँ पे लकड़ियों का यूज़ कर सकती है फ्यूल फोड़ा के लिए, और जो पेड़ पौधों का यूज़ कर सकती है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वहाँ उनको आना मना है वहाँ पे। और इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पाए जाते हैं। अब है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को मार्क किया जाता है, बहुत बड़े एरिया को, और इसमें फेंसिंग की जाती है अच्छे से, और इसमें पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन रहता है, कोई भी नहीं जा सकता अंदर। मतलब अगर किसी को जाना भी है देखने, तो वो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उनके साथ ही जा सकते हैं, और वैसे जा ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यहाँ पे। और इंडिया में 104 हैं नेशनल पार्क। अब है प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिक एनिमल। मतलब कि जब हमने जानवरों पर नज़र डाली तो पता चला कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। उनमें से ही कुछ जानवर ये आपके सामने हैं, जैसे कि टाइगर और वन हॉर्न राइनोसोरस, जो अभी इस समय असम में काजीरंगा पार्क में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। द कश्मीर स्टैग, मतलब कश्मीर में एक डियर पाया जाता है जिसे हंगुल भी कहते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, जो इंडिया में पाया जाता है। और एशियाटिक लोयन, जो इंडिया का लोयन है उसे एशियाटिक लोयन कहते हैं। और द इंडियन एलिफेंट, इसे एशियाटिक एलिफेंट भी कहते हैं। द ब्लैक बक चिंकारा, बॉलीवुड में सबसे फेमस है ये, क्योंकि सलमान खान ने इसी को मारा था, जिसका केस चल रहा है उनके ऊपर। द ब्लैक बक, ये भी डियर की एक वैरायटी होती है, एक स्पीसी होती है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना, ये भी एक एनिमल होता है। द स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वैसे ही बहुत कम पाया जाता है इंडिया में, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। मतलब सब जानवरों के ऊपर तो है ही, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शन है, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आता है प्रोजेक्ट टाइगर। ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि हमारी बुक में डिटेल में है, इसलिए मैं अभी इसे डिटेल में बता रहा हूँ। टाइगर जो है ये हमारी वाइल्ड लाइफ का एक की मेंबर है, मतलब बहुत ज़रूरी मेंबर है ये। 1973 में अथॉरिटीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, मतलब बहुत ही कम होती जा रही है। जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, उस समय इंडिया में 55,000 टाइगर पाए जाते थे, और ये 1973 आते आते ये टाइगर की पॉपुलेशन 1827 हो गई। मतलब लगभग 53,000 टाइगर्स, जो कि 73 ईयर्स में ख़त्म हो गए। तो ये ख़त्म कैसे? इनकी पोचिंग की जाती थी, मतलब गैर कानूनी रूप से इनकी हंटिंग की जाती थी, ट्रेड के लिए, तस्करी के लिए। इनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा था, मतलब लोग फॉरेस्ट काट रहे थे, तो ये जाएंगे कहाँ, ये रोड पे तो रहेंगे नहीं, तो इनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा था। जो जिन स्पीसीज़ पे ये डिपेंड थे, जिनको खाते पीते थे, उन्हें भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। और टाइगर की जो स्किन होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा इसे मारा गया है। मतलब जो इसमें रीज़न दिए हैं आप देख लीजिए, वही सब। और इंडिया और नेपाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे ये टाइगर्स, इसीलिए ये ही सबसे बड़ा टारगेट था पोचर्स का, कि यहीं पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिलते हैं, इन्हें मारना है। तो जब 1973 में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है, तो इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं जो मेजर टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। सबसे बड़े टाइगर रिजर्व, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बने हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियार केरल में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। अब है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हम किस किस तरीके से बांट सकते हैं? तो पहला है जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये गवर्नमेंट है वो कैसे बांटती है उसके ऊपर है। तो पहला जो है वो है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? ये जो फॉरेस्ट होता है ये गवर्नमेंट ऑन करती है, मतलब गवर्नमेंट इसकी मालिक होती है। इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होती, पूरी तरीके से ये बंद रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के एरिया में पाए जाते हैं। गवर्नमेंट इसकी मालिक होती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये इसकी मालिक भी गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो यहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं आसपास के, इन्हें फ्यूल, वुड और ग्रेस के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए
आने जाने देते हैं, बट हर जगह इनका चेक पॉइंट होना रहता है। ये चेक करते हैं कि जो लोकल लोग यहाँ आए थे वो यहाँ से लेके क्या जा रहे हैं। मतलब आप यहाँ से लेके तो जा सकते हैं लकड़ी वगैरह ये सब, लेकिन यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते। चेकिंग होती रहती है हर जगह पे। मतलब ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े फॉरेस्ट एरिया यही कवर करते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लगभग 1/3 जो फॉरेस्ट का टोटल एरिया है उसका 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब के एरिया में पाए जाते हैं। अब आता है लास्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो होता है जिसे गवर्नमेंट तो ऑन करती है, बट ये कभी कभी प्राइवेट एजेंसीज को भी दे देती, क्योंकि इसका हमें काम ही नहीं है तो इसका हम क्या करेंगे। वो प्राइवेट एजेंसी से संभालती हैं। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से अलाउ है और इन्हें ना वेस्टलैंड की तरह भी कंजेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रहती। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती हैं और कुछ पार्ट्स के गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में पाई जाती हैं। अब डिड यू नो रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर कलेक्टिवली नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व। दे आर मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर। मतलब कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसे हम कलेक्टिवली मतलब एक साथ परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व कहते हैं। इसे परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व कहा जाता है और ये मेंटेन करके रखे जाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होता है, टिम्बर जो होता है, इन सब का यूज़ कर सकें हम, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अब मध्य प्रदेश जो है इसका लार्जेस्ट एरिया जो है परमानेंट फॉरेस्ट का लार्जेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है उसका 75% यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट है। अब है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अभी तक तो जो हमने देखा वो गवर्नमेंट करती थी कंजर्व, लेकिन अब जो कम्युनिटी है वहाँ की वो कंजर्व करेगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, उनके पास माइनिंग होने वाली थी। ये केस है एक, वहाँ पे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके पास माइनिंग होने वाली थी, लेकिन वहाँ के विलेजर्स ने आवाज़ उठाई और कहा कि हम यहाँ पे माइनिंग करने नहीं देंगे। मतलब ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारा टाइगर रिजर्व है। क्या आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं जानते हो? तो हम यहाँ पे माइनिंग होने देंगे क्योंकि हमारा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कोई भी इलीगल काम नहीं करने देंगे। तो मतलब वहाँ की कम्युनिटी ने इसको प्रोटेक्ट किया। ना इसका कोई उन्हें पैसा मिलता, ना इन्हें कोई वोट मिलते जैसे आजकल के नेताओं को मिल जाते हैं। ना उन्हें कोई वोट मिलने वाले थे, ना उन्हें कोई पैसा मिलने वाला था। इसके बावजूद भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया उस टाइगर रिजर्व को। अब दूसरा केस है अलवर में कुछ, अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान में है। अलवर में कुछ 5 गाँव के लोगों ने क्या किया, 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट था वहाँ पे उन लोगों ने खुद से ही सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। जो फॉरेस्ट एरिया था उसे खुद से ही सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने खुद से रूल बनाया और कहा कि हम इसकी देखभाल करेंगे। लोगों ने खुद से सिक्योरिटी स्टार्ट की और वहाँ की उन्हें कोई पैसे ही नहीं मिलते थे और कोई मतलब कुछ नहीं मिलता था। वो खुद से ही उन्होंने सिक्योरिटी स्टार्ट की। वहाँ की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली कि इस जो ये फॉरेस्ट है इसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए उसे सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया। उस सेंचुरी का नाम था भैरवदेव डाकव सेंचुरी, जो वो लोग उसे बुलाया करते थे। अब है हमारा चिपको मूवमेंट और मोस्ट फेमस मूवमेंट। ये क्या हुआ था, ये जो पिक्चर दी हुई है ये रियल पिक्चर है। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जब वहाँ पे आए थे डिफॉरेस्टेशन, ये उत्तराखंड की बात है, तो लोग जो थे वो जाके पेड़ से चिपक गए कि अगर आप पेड़ को काटते हैं तो हम आपके खिलाफ FIR नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पेड़ को काटना है तो आप हमें पहले काटिए, और अगर आप हमें काटते हैं तो आपके खिलाफ FIR होगी। तो इसीलिए लोग जाके चिपक गए पेड़ से कि हम पेड़ काटने ही नहीं देंगे। तो ये ऐसे ही लगातार चिपके रहे, तो जो डिफॉरेस्टेशन वाले थे वो भी चले गए वहाँ से हार के। तो ये कहाँ पे हुआ था, हिमालयास के कुछ पार्ट में। तो यहाँ की जो इंडिजीनियस कम्युनिटी थी इसे लोगों ने बचा लिया था, इंडिजीनियस स्पीसीज़ को, चिपको मूवमेंट से। अब है हमारा लास्ट मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन। ये बीज बचाओ आंदोलन जो है ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप था जो कि था टिहरी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड में। वहाँ पे हेनवाल रिवर वैली है, वहाँ पे एक एक्टिविस्ट ग्रुप था जिसे लीड करते थे विजय जरधार।
इनके मार्गदर्शन में 1918 में एक सेव द सीड मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे बीज बचाओ आंदोलन कहते हैं। ये चाहते थे कि जो पुराने सीड्स हैं, जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं, उसका यूज़ हम करें खेती में। जो आजकल ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मिला के जो आते हैं, इसका यूज़ ना हो, जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वही रहे। तो इसलिए उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन किया। इससे हमारे जो फॉरेस्ट थे वो कंजर्व हो गए। और फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये चैप्टर देखने के लिए, हमारी ये वीडियो देखने के लिए।